हरियाणा में लगातार हो रही बारिश के बाद मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। रेवाड़ी भी इससे अछूता नहीं है। रेवाड़ी में लगातार डेंगू मलेरिया के केस सामने आ रहे हैं। आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। यदि आज की बात कर ले, कल तक का आंकड़ा करीब 126 था, जो डेंगू जो पॉजिटिव मरीज आए थे उनका आंकड़ा है। वहीं इसी तरह से मलेरिया के केस भी 10 से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है इसका बचाव किया जाए, क्योंकि जिस तरह से स्प्रेड होता है कहीं ना कहीं खतरे की घंटी कहा जा सकता है। लेकिन यदि जागरूकता के साथ इसका सामना किया जाए तो इससे बचा भी जा सकता है। इसको लेकर हमने बात की है, जो रेवाड़ी के सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र दैया, उनसे बात की है, उनको भी दिखाएंगे उन्होंने आखिर क्या क्या। उससे पहले बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुधा यादव, और उनसे जानेंगे आखिर किस तरह से बचाव करें और कितना खतरनाक है डेंगू। मैम, स्वागत है आपका जी। नमस्कार जी। कितना जरूरी है इसके लिए जागरूक रहना, कैसे बचाव करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम डॉक्टर सुधा यादव। आई एम MBBS MD चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट। तो हम आज बात करेंगे वेक्टर बॉर्न डिजीज पे। देखिए, वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या होती हैं? मच्छर, या वेक्टर मतलब वाहक, जो बीमारियां वेक्टर की वजह से होती हैं। जैसे अपना एक नेशनल प्रोग्राम है, NVBCD बोलते हैं उसको, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये काफ़ी सालों से इन फोर्स है। इसमें वेक्टर बॉर्न जो भी डिजीजेज हैं, जिसमें डेंगू आ गया, मलेरिया आ गया, येलो फीवर तो इंडिया में होता नहीं है, लेकिन वो उसकी कैटेगरी में आता है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हमेशा बारिश के मौसम में बढ़ती हैं। बारिश के मौसम में वेक्टर बॉर्न डिजीजेज के अलावा जो अपने इस एरिया में और कॉमन है, डेंगू मलेरिया के अलावा स्क्रब टाइफस यहाँ बहुत कॉमन है और बहुत इजीली मिस होता है। कॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर, मोती झारा जिसको हिंदी में कहते हैं, और हेपेटाइटिस A, ये बहुत कॉमन है। तो हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि डेंगू मलेरिया के साथ और मिक्स्ड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। जहाँ तक मलेरिया की बात है, मलेरिया के 4 स्ट्रेन्स होते हैं अपने हरियाणा में। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम ज़्यादा कॉमन है। हालांकि एम्पेरिकल थेरेपी के बाद काफ़ी कम हो गया है डिजीज लोड मलेरिया का एज सच। लेकिन डेंगू का क्या है कि सीरोटाइप हर साल रिवाइज होता है। 4 सीरोटाइप्स होते हैं डेंगू के, डेन 1 2 3 4 होता है। और डेंगू के जितने भी सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन है, जैसे सेकेंड या थर्ड इन्फेक्शन होगा, तो जितना सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होगा इट विल बी मोर सीरियस इन टर्म्स ऑफ लो प्लेटलेट काउंट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, शॉक, मायोकार्डाइटिस एंड ऑल। डॉक्टर साहब, बारिश के दिनों में क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि बताया जाता है कि सितंबर से नवंबर तक एक ज्यादा संभावना रहती है, आशंका रहती है कि इसके बढ़ने की। देखिए, क्या रहता है, बारिश होने के बाद जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है वहां पे मच्छर ज्यादा बढ़ते हैं। मच्छर, डेंगू एक वायरस है, पहले वो मच्छर को इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद जब मच्छर काटता है तो वो ट्रांसमिट करता है वायरस को। तो बारिश अपनी अगस्त सितंबर में होती है, उसके बाद जल भराव शुरू होता है, पानी कहीं भी खड़ा रहेगा तो वहां पे मच्छर ज्यादा बनते हैं। मच्छरों के ज्यादा बनने की वजह से मलेरिया और डेंगू ज्यादा फैलता है। दूसरा क्या होता है, डेंगू मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिजीज के अलावा भी स्क्रब टाइफस जो है ना, अपने इस एरिया में बहुत कॉमन है। ये नॉर्मली इसको इंग्लिश में, हमारी टर्म्स में तो रिकेटिशियल डिजीजेस बोलते हैं, लॉस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर, ये सब टर्म्स बोलते हैं। यहाँ पे ज्यादा होता है, जैसे पशुपालन यहाँ काफी है, तो उनमें जो चिचड़े और ये लगते हैं, इनकी वजह से ये बुखार आता है और ये बहुत कम डायग्नोज हो पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रब न्यूमोनाइटिस, स्क्रब हेपेटाइटिस, इसको डायग्नोज करना। जो आप बता रहे, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाने लोग कि उसको स्क्रब टाइफस है? देखिए, कोई भी इंसान है जिसको 5 से 7 दिन से फीवर आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डेंगू मलेरिया नेगेटिव आ रहा है, तो स्क्रब टाइफस का टेस्ट जरूर होना चाहिए। स्क्रब टाइफस से फीवर के अलावा न्यूमोनाइटिस भी हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है, और हेपेटाइटिस भी उससे कॉमन है। दूसरा, अभी डेंगू के केसेस तो बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हेपेटाइटिस भी काफ़ी बढ़ रहा है। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, दिल्ली NCR में 40% केसेस एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस डायरिया के जो है, दे आर हेपेटाइटिस A पॉजिटिव। तो हेपेटाइटिस A पॉजिटिव फूड वाटर बॉर्न इलनेस होती है। बाहर से जूसेस ना पिए, एक दूसरे का जूठा इस्तेमाल नहीं करें, और हेपेटाइटिस A का वैक्सीन भी आता है, वो भी इफेक्टिव है, तो आप वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। टाइफाइड, कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड फीवर भी इस मौसम में बहुत कॉमन होता है। फूड वाटर बॉर्न इलनेस है, टॉयलेट का पानी जब सीवेज वगैरह में जाता है, सारा सर्कुलेशन में वो वहीं से ही फैलता है। हाथ, नॉर्मल हैंड हाइजीन को प्रैक्टिस करें, और साथ में वैक्सीनेशन तो टाइफाइड का भी और हेपेटाइटिस A दोनों का ही अवेलेबल है, तो उसको करवा सकते हैं। दूसरा, मिक्स्ड इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। जरूरी नहीं है कि किसी को डेंगू पॉजिटिव है तो स्क्रब नहीं हो सकता है साथ में।
तो पूरा टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। मेनली हम डिस्कस करेंगे डेंगू के बारे में, क्योंकि डेंगू इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस इन इटसेल्फ। कैसे है? शुरू में 2 से 3 दिन फीवर आएगा। डेंगू का टेस्ट कभी भी आप डे 1 पे ना करवाएं, क्योंकि डे 1 पे वो पॉजिटिव आएगा ही नहीं। हमेशा डे 2 या डे 3 पे NS1 एंटीजन का टेस्ट करवाएं। और तीसरे चौथे दिन जब फेब्राइल फेज होता है, जब फीवर कम आता है, दैट इज द फेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। उसमें प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। सेकेंडली, डेंगू में डेथ प्लेटलेट से बहुत कम होती है। ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, थर्ड स्पेस लॉस होता है डेंगू में, सोजन आती है, आपकी इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कोलैप्स होती है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत पानी भी पीना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं। WHO ORS बहुत फायदा करता है, BP भी मेंटेन रखेगा, यूरिन आउटपुट भी ठीक रखेगा, आपके सारे ऑर्गन्स ठीक रहते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि डेंगू के अंदर ORS से बहुत फायदा होता है। दूसरा, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कुछ लोग कच्चा बकरी का दूध पीते हैं। तो कच्चा बकरी का दूध पीने से डेंगू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें ब्रूसेला होता है। डेंगू तो ठीक हो जाता है, लेकिन ब्रूसेलोसिस हो जाती है पेशेंट को। 10 दिन 20 दिन तक फीवर आता रहता है। 10 दिन 20 दिन तक फीवर आ रहा है तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ डेंगू। तो कच्चा दूध किसी का भी, भैंस का या बकरी का कच्चा दूध नहीं पीना है। दूध में एक बार उबाल आना जरूरी है। यदि कच्चा दूध पियेंगे तो अदर इन्फेक्शंस हो जाएंगे। डेंगू में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अदर इन्फेक्शंस होंगे। दूसरा, जो लोग रेगुलर नहीं पीते उनको बहुत वायलेंट गैस्ट्राइटिस हो जाता है, वॉमिटिंग, डायरिया हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशंस को ऐड करता है। तो गिलोय और ये सब चीज़ें जो है, दे आर नॉट एन अप्रूव्ड थेरेपी फॉर इंक्रीजिंग प्लेटलेट। वो वायरल सप्रेशन होता है प्लेटलेट्स का, वो जैसे बीमारी ठीक होगी उसी के हिसाब से वो बढ़ता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जिस तरह से गिलोय की बात करी या फिर दूध की बात करी, कॉमन सी हमारे जो आसपास के लोग यही करते हैं कि भाई आपको डेंगू है, प्लेटलेट डाउन गई है, तो इस तरह की चीज़ों का यूज करते हैं। कितना जरूरी है और लोगों क्या करें, मेन क्या करें, इनको अवॉइड करें तो करना क्या चाहिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मैं बताती हूँ, डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। कोई भी वायरल इलनेस का जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस होता है वो 7 to 10 डेज है। यदि कोई भी बुखार 7 दिन से ऊपर है तो इट इज नॉट डेंगू, फर्स्ट। दूसरी चीज ये होती है, डेंगू के 2 से 3 दिन फीवर आता है, तीसरे चौथे दिन के बाद कॉम्प्लिकेशंस का फेज शुरू होता है। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी डेंगू के लिए नहीं है, आज तक बनी नहीं है। दूसरी चीज, डेंगू का वैक्सीन भी बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होंगे दे वुड बी मोर सीरियस। आपके वैक्सीन से क्या होती है, एक लो इम्यूनिटी, एक लो डोज इन्फेक्शन दिया जाता है ताकि उससे इम्यूनिटी बने। दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड अ वैक्सीन, बट दैट इज नॉट इफेक्टिव फॉर डेंगू। इट इज नॉट इफेक्टिव क्योंकि उसमें इम्यूनोजेनिक मेमोरी होती है। डेन 1 से इन्फेक्शन हुआ है तो अगली बार जब डेन 2 से होगा तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करेगा, और ज्यादा प्लेटलेट, बोन मैरो सप्रेशन होती है इसमें। बोन मैरो सप्रेशन तब ठीक होगी जब वायरल लोड जैसे जैसे कम होगा, बॉडी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ेगा, तो अपने आप प्लेटलेट राइज कर जाता है। बहुत बार पेशेंट को 6000 पे भी ब्लीडिंग नहीं होगी, और ब्लीडिंग में एक्सोजिनस आप प्लेटलेट दे भी देंगे तो उससे आपका प्लेटलेट काउंट मोमेंटरीली ही राइज करेगा। जब तक पेशेंट का इम्यून सिस्टम कवर नहीं करेगा तब तक डेफिनेटिव डेंगू का ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो सबसे मेन चीज तो जो मिसकंसेप्शंस है उनसे बचना है। गिलोय कच्चा दूध पीने से कोई फायदा नहीं होता है, ये कोई अप्रूव्ड थेरेपी नहीं है। कोई कच्चा पपीता खाता है, कोई पपीता के पत्ते खाता है, मतलब लोग बहुत तरह की चीजें यूज करते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन को ऐड करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी गॉल ब्लैडर एडीमा, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये डेंगू में होता है, और अगर इस तरह की चीजें खाएंगे तो बीमारी और बढ़ेगी। पेशेंट भी एप्रीहेंसिव होता है कि ठीक नहीं हो रहा, और डॉक्टरों के लिए भी उसको ठीक करना और मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने तमाम बातें रखी। एक बच्चे स्कूलों में जाते हैं, एक बड़ा एक वर्ग है बच्चों का, वो किस तरह से प्रभावित, क्योंकि लगातार बच्चे यदि चपेट में आएंगे तो ज्यादा फैलेगा, वो किस तरह से बचे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, पजामा पहनना है, शॉर्ट्स नहीं पहनने हैं। दूसरा, कोई भी एंटी मस्कीटो मेजर, चाहे फिर फॉगिंग है, शीट यूज करते हैं, ऑल आउट, कोई भी वो सब यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, शॉर्ट्स नहीं पहनने हैं। फुल स्लीव्स का कुर्ता पजामा या जो भी ड्रेस है फुल स्लीव्स का होना चाहिए। दूसरा, डेंगू का मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है। लोगों को ऐसा लगता है कि इवनिंग में मच्छर काटते हैं, ऐसा नहीं है, मच्छर दिन में काटता है डेंगू का। तो एंटी मस्कीटो जो भी मेजर्स होते हैं गवर्नमेंट भी लेती है, फॉगिंग भी करवाते हैं, सब चीजें होती हैं।
कूलर, अभी तो इतने कूलर यूज नहीं होते, एसी ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन पहले कूलरों में लोग उसमें ऑयल डाल देते थे, पेट्रोल या कुछ ना कुछ डाल देते थे उसमें, ताकि मच्छर का अंडा मर जाए वहां पर। वो भी इफेक्टिव मेजर है। एंटी मस्कीटो तो बहुत सारे मेजर्स, और नेट जो होता है वो सबसे इफेक्टिव है, उसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। एक ऑल आउट तो 100 सिगरेट्स के बराबर स्मोक प्रोड्यूस करती है वो, और कॉम्प्लिकेशंस को ऐड करती है। तो एंटी मस्कीटो मेजर्स तो जो भी प्रूव्ड हैं वो सारे यूज किए जा सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं। दूसरा, यदि फीवर आता है किसी भी, चाहे टाइफाइड से आता है चाहे डेंगू से आता है, WHO, ORS और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, नींबू पानी, घर पे बनी हुई चीजें, लिक्विड्स आप लीजिए, कॉम्प्लिकेशंस बाय एंड लार्ज प्रिवेंट हो जाएंगे। डेंगू में मोस्टली सपोर्टिव थेरेपी है, स्पेसिफिक एंटी डेंगू कोई थेरेपी नहीं होती है। सपोर्टिव थेरेपी से 95% पेशेंट रिकवर होते हैं। पीने का क्या ध्यान रखें ताकि बचा जा सके पहले से ही, क्योंकि प्रिकॉशन भी जरूरी होती है, तो उससे पहले क्या करें ताकि देखिए, जो वेक्टर बोर्न इलनेस है, मतलब जो मच्छर से फैल रही है, उसका तो खाने पीने से देखिए ज्यादा रिलेशन है नहीं। दूसरा, जो आपका टाइफॉइड फीवर है और आपका हेपेटाइटिस ए है, ये फूड वाटर बोर्न होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई इज मोर कॉमन इन प्रेग्नेंट फीमेल्स, और बाकी लोगों में होता भी है तो बहुत माइल्ड होता है। लेकिन हेपेटाइटिस ए काफ़ी ज़्यादा पीलिया, एंकीफेलोपैथी, ये सब चीज़ें करता है, लंबा कोर्स होता है उसका। तो उसमें हैंड हाइजीन, प्रॉपर कुकिंग ऑफ फूड, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करी जा सकती हैं। और बाहर से जूसेस नहीं पीने हैं, वो सबसे बड़ा सोर्स होता है, मक्खियाँ वहाँ बैठती रहती हैं। और देखिए, डेवलपिंग कंट्री है, फ्लाइज और ये चीज़ें तो होती हैं, तो बाहर से खाना पीना अवॉइड करना है, वो जरूरी है। वो फूड वाटर बोर्न इलनेस का वो सोर्स है। यदि घर में किसी को हो जाता है टाइफॉइड या हेपेटाइटिस ए हो जाता है, तो बाकी लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। खाने पीने में यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना, एक दूसरे का जूठा नहीं करना, ये चीज़ें प्रैक्टिस करी जा सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर किसी को फीवर है, कोई प्रॉब्लम है, तो 2 से 3 दिन में किसी भी डॉक्टर को दिखाएं और उसकी सलाह के हिसाब से काम करें। देखिए डॉक्टर सुधा ने बताया कि किस तरह से जो तमाम तरह की धारणाएं होती हैं, किस तरह से लोग दूध, बकरी का दूध पीने से डेंगू से बचा जा सकता है, तमाम इस तरह के प्रैक्टिस लोग देखते हैं, हम अमूमन आम लोग इस तरह का करते हुए देखते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि ये कहीं ना कहीं इसके से नुकसान ज्यादा झेलना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि किसी जो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है उसको जरूर दिखाएं, ताकि पता लग सके, उसको डायग्नोज किया जा सके और मरीज को कहीं ना कहीं ठीक किया जा सके। ऐसे में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, जल भराव की स्थिति आपके चारों ओर देखी जा सकती है, इसमें जरूरी है कि अपना ध्यान रखें। वहीं सरकार की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी भी फॉगिंग रेवाड़ी में दिखाई नहीं देती। ऐसे में रेवाड़ी नगर परिषद को जरूरत है कि फॉगिंग जरूर कराए, क्योंकि जल भराव की स्थिति में जहां मच्छर पनपते हैं, फॉगिंग बेहद कारगर होती है। फॉगिंग को लेकर हमने रेवाड़ी के सीएमओ से भी बात की, आखिर क्या वजह है कि फॉगिंग नहीं हो पा रही। मैं कह रहा था कि अब शहर में नगर परिषद की ओर से कराई जाती है, वहीं गांव में पंचायतों की ओर से कराई जाती है। इसमें तमाम जो लोग जिम्मेदार हैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, ताकि जो मच्छर जनित बीमारी है उससे बचा जाए। आपको दिखाते हैं रेवाड़ी के सीएम डॉक्टर नरेंद्र दहिया ने इन तमाम डेंगू से बचाव को लेकर क्या क्या और किस तरह से बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर, जैसे लगातार बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं मच्छर जनित बीमारियों का बढ़ने का खतरा रहता है, तो रेवाड़ी के क्या हालात हैं, क्या तैयारियां उससे निपटने के? रेवाड़ी के इस समय ये पोजीशन है जी कि रेवाड़ी में इस समय हमारे पास लगभग 124 केस डेंगू के हैं, जिसमें प्राइवेट और सरकारी लैब से चिन्हित जो केसेज हैं वो टोटल हैं, और 10 केस मलेरिया के हैं। और लगातार हमारी डोमेस्टिक ब्रीडर चेकर्स की टीम लगी हुई है, वो घर घर जा रही हैं, घर चेक कर रही हैं, और अपना जो जहाँ लार्वा मिलता है वहाँ लोगों को नोटिस दे रही है। अभी तक हमने लगभग 17,62,054 घरों को हमारे डीबीसी ने चेक कर लिया है, और लगभग 2,000 को हम नोटिस दे चुके हैं। हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं, अपना प्रयास कर रही हैं, लेकिन इस बार मानसून थोड़ा शिफ्ट हो गया है, और शिफ्ट होने के कारण बारिश भी एक्सटेंड हो गई है, तो उसके कारण से अभी ये दौर थोड़े दिन और चलेगा, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इन हालात को और आगे ना बढ़ने दें और कंट्रोल कर लेंगे। तमाम लोगों से क्या अपील करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बचाव हो सके? उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है तमाम लोग। हाँ, हम आमजन से यही अपील करना चाहेंगे कि आप जो है अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। हम और विभागों से भी तालमेल करके उनको ये एडवाइस कर रहे हैं कि पानी की निकासी का उचित जो है वो प्रबंध करें, और लोगों से यही है कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। उनके कूलर हैं, उनके गमले हैं, कोई पुराना घड़ा रखा हुआ है या कोई टायर है,
कहीं भी साफ पानी को इकट्ठा ना होने दें और पानी की निकासी सुनिश्चित करें ताकि मच्छरों का लार्वा पनपने ही ना पाए। सर हम पहले देखते थे बहुत ज़्यादा फॉगिंग होती थी, छोटे छोटे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से बात करें तो फॉगिंग उस स्तर पे दिखाई नहीं देती जो होनी चाहिए। जी हाँ, अब फॉगिंग का ये सिस्टम है कि हम अपने जो एमसी का विभाग है, उनको ये जो है मेडिसिन हैं, उनको हम देते हैं और ताकि वो फॉगिंग कर सके। दवाइयों की हमारे पास पूरी उपलब्धता है और हम उनको दे भी रहे हैं। गाँवों में हम सरपंचेस को देते हैं और अभी प्राइमा फेसी ये ड्यूटी फॉगिंग कराने के लिए एमसी की है और सरपंचेस की है। हमारे पास जितनी भी उनकी तरफ से डिमांड आती है, हम बिल्कुल समय पे उनको दवाइयाँ उपलब्ध करा देते हैं। सर एक देखा था कि जो सैंपल जो प्राइवेट अस्पतालों में आते हैं, वो कहीं न कहीं डाटा कंबाइन भी नहीं हो पाता, तो उसमें क्या कहेंगे कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे और डिटेक्ट किया जा सके उसको? हमने प्राइवेट सभी हॉस्पिटल्स को ये निर्देश दे रखे हैं कि तुरंत जो भी आदमी इन लक्षणों के साथ आता है, उसकी डेंगू और मलेरिया की जाँच भी कराएँ और वो कर भी रहे हैं और हमें टाइम बाउंड जो है वो रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करें ताकि हम सरकार को इस बारे में समय रहते सूचना दे सकें।